हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग करने जा रहे हैं आईसीएससी साउंड का सेकंड वीडियो, जिसमें मैंने आपसे कहा था कुछ एक्साइटिंग करेंगे। ठीक है, मेरे को नहीं पता अभी क्या कर रहे हैं, तो आप टाइटल पढ़ के ही आए होगे। वीडियो बनाने के बाद टाइटल में ज़रूर लिख दूंगा क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं जो एक्साइटिंग चीज़ हम लोग करने जा रहे थे बिना किसी देरी के। ठीक, ये मेरे पास फ़ोन है जिसमें मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर है। इस वक्त अगर आपको दिख रहा हो तो 1.05 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करूँगा आपको धीरे से साउंड सुनाई देने लगेगा। हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज़ होती है, लेकिन विद एज हमारी जो फ्रीक्वेंसी हियरिंग रेंज है वो कम हो जाती है। ठीक है, इस वक्त मैं इसको अपने कान पे लगाया हूँ तो मेरे को सुनाई दे रहा है इस वक्त क्या बज रहा है। ठीक है, बट आई डोंट थिंक कि आप सुन पा रहे हो। पहले ही एक वार्निंग दे देता हूँ कि अगर आप लोगों ने कान में ईयरफोन्स लगा रखे हैं तो यार वॉल्यूम कम कर लो, बड़ी अजीब सी फ्रीक्वेंसी की साउंड आगे आने वाली है। ठीक है, तो ये देखो अभी 20.18 हर्ट्ज़ है, आपको ये 100-150 के आगे सुनाई देगा। ठीक है, अभी नहीं सुनाई देगा। अब सुनाई दे रहा हो कुछ कुछ। माइक के पास लगा दिया मैंने, अगर सुन पा रहे हैं तो। अभी और मैं रेस कर रहा हूँ, ये देखो अब यहीं से सुनाई दे रहा होगा 200-250 हर्ट्ज़। अब आगे और ख़राब आने वाली तो भाई कानों से ईयरफोन निकाल लो या धीमे कर लो। अब आप लोगों को कुछ नहीं सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज से बाहर है। ठीक, तो ये था। अब आप कहोगे यार कि अगर वाइब्रेशन होता है, ठीक है, अगर बॉडी वाइब्रेट करती है और बॉडी के वाइब्रेट करने से हमें आवाज़ सुनाई देती तो हमें कहीं वाइब्रेशन क्यों नहीं समझ में आता। अगर ये आपके मन में डाउट है तो चलो मैं इसको एक दूसरी तरीके से प्ले करता हूँ। ठीक है, अभी आप सुनना। अभी यहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, 0.73 हर्ट्ज है, लेकिन फिर भी आपको आवाज़ आ रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो डम डम की बीट है ना, ये बीट 0.73 हर्ट्ज की है, ना कि साउंड। क्योंकि इसमें जो साउंड है उसकी कुछ और फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन जो बीट अभी टक टक बज रही वो 0.73 हर्ट्ज है। ठीक है, सपोज मैं इसको 1 हर्ट्ज पे ले जाता हूँ, तो आप इसको देखो, कैलकुलेट करो, तो आपको 1 सेकेंड में एक बीट सुनाई देगी। ठीक है, दो बीट्स के बीच का इंटरवल 1 सेकेंड है, यानी कि 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1, और हर्ट्स को हम लोग कहते हैं सेकेंड रेज टू द पावर -1, यानी कि 1/सेकेंड को ही हम लोग हर्ट्स कहते हैं। ठीक है, 1/सेकेंड को ही हम लोग हर्ट्स कहते हैं, यानी कि हम लोग को ऐसे पर सेकेंड सुनाई दे रहा है। ठीक है, दैट इज इट। तो अब ये जो आपको साउंड सुनाई दे रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज नहीं है, लेकिन बीट जो है, बीट की फ्रीक्वेंसी अभी 1 हर्ट्ज है। ठीक है, बीट की फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है अभी। ओके, अब मैं इसको धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। अभी आपको लगेगा, अभी ये थोड़ा सा बुलेट या जनरेटर टाइप आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, और जो आपकी रेसिंग बाइक्स चलती हैं वो थोड़ी देर में वैसी आवाज़ आएगी। जब बाइक एक्सेलरेट करती है ऐसी आवाज़ आती है ना। अभी सुनते जाओ, अभी और तगड़ी आवाज़ आने वाली है। आपको पता भी नहीं चला होगा कि कब ये बीट वाली आवाज़ एक बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ में ही बदल गई। एक ये जो बीट बज रही थी, आपको पता भी नहीं चला हो कब ये बीट बिल्कुल एक नॉर्मल साउंड में बदल गया। ठीक है, कुछ ऐसे है। ठीक है, ये आप खुद सुन लेना। पता है क्यों? क्योंकि इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं, बगल वाले कमरे में मेरी मम्मी पापा सो रहे हैं। अगर उनको डिस्टर्ब हुआ ना तो मैं भी नहीं बता सकता मेरा क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ अब आपको समझ में आई होगी कि फ्रीक्वेंसी भैया काम कैसे करती है। जो मैंने पहले सुनाई थी वो फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, जो बाद में सुनाई मैंने वो बीट थी, और बीट की फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज थी। भले उस बीट का जो साउंड था उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और रही हो। ठीक है, लेकिन बीट की फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज थी। तो अब आपको समझ में आएगा कि कैसे बीट टू बीट, बीट बजते 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 कब बीट आपका साउंड में बदल गया आपको पता ही नहीं चला। ठीक, इस तरीके से काम करती है फ्रीक्वेंसी वाली चीज़। ठीक, आई होप इसमें अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैसी होती है, कैसे फ्रीक्वेंसी वगैरह काम करते हैं। ठीक है,
सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी, जो कि हमें बात करनी थी। जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले एक्सपेरिमेंट में देखा, जो हम लोग साउंड की फ्रीक्वेंसी देख रहे थे, तो हमें आपको कुछ 150 हर्ट्ज से सुनाई देना स्टार्ट हुआ होगा, 150 से 200 हर्ट्ज, ठीक है। क्योंकि मैं जो हूँ, मेरे हाथ में फ़ोन था, फ़ोन का स्पीकर ये रहा और माइक यहाँ पर मेरे दूसरे मतलब पापा के फ़ोन के पीछे लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा कि जब 50 हर्ट्ज था ना, 50 हर्ट्ज पे भी मैं सुन पा रहा था, क्योंकि मेरे तो कान के बगल में था फ़ोन, ठीक है। तो मैं 50 हर्ट्ज सुन पा रहा था, लेकिन आप नहीं सुन पा रहे होगे। अगर आपको एक्सपेरिमेंट खुद करना, आप ऐसा ही कोई डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन, आप खुद सुनो तो आपको 50 हर्ट्ज की साउंड भी सुनाई देगी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी। अब आज हम लोग बात करेंगे यार नेचुरल वाइब्रेशन की। नेचुरल वाइब्रेशन हो गया, डैम्प्ड वाइब्रेशन हो गए, इन्हीं सब के लिए मैंने आपको पहले ही फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। क्योंकि यार अगर आपको फ्रीक्वेंसी अच्छे से समझ में आ गया ना, तो आगे वाली चीज़ें आपको ढंग से समझ में आ जाएंगी। अगर इस वक्त दिन हो रहा होता तो मैं आपको अच्छे सुनाता कि मेरे पास मतलब जो, चलो अच्छा कोई बात नहीं, डिस्टर्ब होगा तो एक बार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं। जो हमारा आगे वाला एक्सपेरिमेंट है उसमें मैं अपने कंप्यूटर के स्पीकर का यूज़ करूँगा, जिससे बहुत तेज़ और बड़ी अजीब सी साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। देखते हैं, बने रहिए वीडियो के साथ, बात करेंगे। और अगर ये चीज़ देखो, अगर मैं वो चीज़ वो एक्सपेरिमेंट इस वाले वीडियो में नहीं शो कर पाया ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में पहले डाल दूंगा। ये मत के बाद में कि गालियाँ ना बकना कि आखिरी तक वीडियो देख लिया, एक्सपेरिमेंट नहीं मिला, ठीक है। वीडियो मतलब अभी जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, अगर मैंने लिख रखा है कि एक्सपेरिमेंट नहीं होगा तो अगला वीडियो जाके देख लेना। वैसे मैं कोशिश करूँगा इसी में कवर कर दूँ, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्री वाइब्रेशन के साथ। फ्री वाइब्रेशन क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह देना चाहूँगा कि आई वॉज जस्ट किडिंग। अगर मैं उनको डिस्टर्ब भी करूँगा ना, मम्मी पापा को जो सो रहे हैं इस वक्त, अगर मैं उनको डिस्टर्ब भी करूँगा तो भी वो कुछ नहीं कहेंगे, बस हाँ मेरे को अंदर से अच्छा नहीं लगेगा उनको डिस्टर्ब करने में, ठीक है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस वक्त क्लाउड वॉल्यूम ना बजाऊँ, क्योंकि डिस्टर्ब हो भी जाएगा तो वो तो कुछ नहीं कहेंगे, पर मेरे को अंदर से अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलो अब ये चीज़ यहीं तक रखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि फ्री एंड नेचुरल वाइब्रेशंस क्या होती हैं, ठीक। तो देखो यार, नेचुरल वाइब्रेशन किसी बॉडी की वो वाइब्रेशन कहलाती है जिस पे वो बॉडी वाइब्रेट करे अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। सपोज ये मेरे पास कोई पेंडुलम है, ठीक, ये कोई पेंडुलम है मेरे पास, ये स्ट्रिंग, ये बॉब, ठीक है ना, ये कोई पेंडुलम है मेरे पास। अगर मैं इसको वाइब्रेट कर दूं, मतलब यहाँ पर यहाँ तक ले जाऊँ और फिर इसको छोड़ दूं, ठीक है, तो ये अपना ऑसिलेट करता रहेगा, यहाँ तक आएगा, फिर अपना एक्सट्रीम तक आएगा, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। अगर आप अभी अपने घर पे, या अगर आप फिजिक्स लैब में, आप लैब ऐप गए हो, आपने कभी पेंडुलम चलाया हो, अगर आप पेंडुलम चलाओ तो आप देखोगे 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे तक पेंडुलम ऐसे से मूव करेगा, उसके बाद आके अपनी रेस्ट वाली पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है, रेस्ट वाली पोजीशन पे रुक जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ मैं वैक्यूम में करके आऊँ, वैक्यूम में अपना पेंडुलम ऐसे चला दिया और वो ऐसे ऐसे चल रहा है ना, तो वो पेंडुलम इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी मतलब समझ रहे हो, अनंत काल तक, यानी कि कभी नहीं रुकेगा, वो हमेशा चलता ही रहेगा, टिल द एंड ऑफ टाइम, एंड ऑफ वर्ल्ड, एंड ऑफ यूनिवर्स, वो चलता ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं उसको एक परफेक्ट वैक्यूम में रख दूँ, यही होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। जैसे हम लोग कमरे में बैठे हैं तो कमरे में ड्रैग एक चीज़ होती है, ड्रैग या कह लो एक गैस वाला फ्रिक्शन, ठीक है। तो इस पेंडुलम पे गैस वाला फ्रिक्शन लग रहा होगा, जिस वजह से थोड़ी देर में आके ये रुक जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मैं इसको यहीं इसी पेंडुलम को जाके वैक्यूम में ऐसे ऐसे ऑसिलेट करा दूं, तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक। अगर मैं इसको वैक्यूम में ले जाके ऐसे छोड़ दूं तो ये ऑसिलेट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, जब तक करेगा, जब तक भी करेगा, ठीक है। तो वो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और उसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे जो इसकी वाइब्रेशन होती है उसी को हम लोग नेचुरल वाइब्रेशन या फ्री वाइब्रेशन भी कहते हैं, ठीक। इसको ऐसे समझ लो, अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें, जो हमारा क्या कहते हैं पेंडुलम था, पेंडुलम में अगर हम लोग बात करें एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड ये होगा, सपोज कर ये मेरा पेंडुलम है, ठीक है। ये मान लो मैंने यहाँ से छोड़ा, यहाँ से मैंने पेंडुलम छोड़ा, ये यहाँ तक गया, पहली बार में यहाँ तक गया, ठीक। फिर ये यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक आया। तो ये जो इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन है ना, ये यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इस ग्राफ से मैं यही शो करना चाह रहा हूँ, जिसमें से वाई एक्सिस पे आपका एम्पलीट्यूड है और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है,
ठीक है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो टाइम के साथ इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम नहीं होता है, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड अभी भी यही है, यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही एम्पलीट्यूड है इसका, ठीक है। यानी कि सपोज कर लो यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड अगर 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 सेंटीमीटर तक जा रहा है, तो यहाँ पर भी इसका 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर ही होगा इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये होता है एम्पलीट्यूड। इसका एम्पलीट्यूड एवर एंडिंग प्रोसेस, मतलब एवर एंडिंग कांस्टेंट ही रहेगा, हमेशा ही इसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। मान लो अगर इसका एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर तो हमेशा ही 5 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर इससे मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूँ, मेरे को टाइम दे रखा है कि ये जो टाइम इंटरवल है ये 1 सेकेंड है, ठीक है। अगर ये टाइम पीरियड मेरे को 1 सेकेंड दे रखा है तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसका एक ऑसिलेशन, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात करी थी, यहाँ पर एक बार दोबारा कर लेते हैं, ये यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, फिर वापस आया, यानी कि 1 और 2 एक्सट्रीम पोजीशन और 1 2 3 मीन पोजीशन, 2 एक्सट्रीम पोजीशन और 3 मीन पोजीशन को हम लोग 1 ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1 मीन, दूसरा मीन, तीसरा मीन, यहाँ पर 3 मीन पोजीशन हो गया, ठीक है। और 1 एक्सट्रीम 2 एक्सट्रीम, 2 एक्सट्रीम हो गया, 3 मीन एंड 2 एक्सट्रीम पोजीशंस इज नोन एज 1 ऑसिलेशन। तो ये 1 ऑसिलेशन हो गया। 1 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड लगा। देखो ये दिया हुआ है, 1 ऑसिलेशन में अगर 1 सेकेंड लगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी में कह सकता हूँ 1 हर्ट्ज है, ठीक है। अच्छा, अभी इसको और एक अच्छे एग्जाम्पल समझाएंगे, ठीक है। अगर मेरे को ये पता है कि ये 1 ऑसिलेशन है और ये 1 सेकेंड लिया इसने, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1 हर्ट्ज, यानी कि 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। इसीलिए हम लोग इसको हर्ट्ज को इसीलिए हम लोग लिखते हैं, हर्ट्ज को हम लोग इसलिए 1/सेकेंड लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई होगी बात। ये एम्पलीट्यूड, ये टाइम पीरियड, ये फ्रीक्वेंसी, और इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा ही ऐसी रहेगी। यानी कि अगर यहाँ पर 1 हर्ट्ज है तो अगर तुम 1 साल बाद भी इसको ऐसे मतलब वाइब्रेट कर दोगे ना वैक्यूम में, 1 साल बाद भी ऐसे ही वाइब्रेट करता रहेगा, और 1 साल बाद भी जब तुम देखोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 1 हर्ट्ज ही रहेगी, और इसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर जितना भी था उतना ही रहेगा, ठीक। अब देखो ज़रा, अब दूसरा एक ग्राफ बना देते हैं। सपोज ये ग्राफ बना रहा हूँ अब मैं, अगर तुम्हें इस ग्राफ में दे दिया जाए कि इतना है 1 सेकेंड, यहाँ तक, चलो यहाँ तक है 1 सेकेंड, अब बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो अब तुम क्या देख रहे हो, ये हो गया इसका एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन, ठीक। ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक। तो यहाँ पर क्या कह सकते हो, 5 ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, यानी कि 5 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भैया इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ कितना, 5 हर्ट्ज, ठीक। मान लो तुम्हें दे रखा है कि इसका टाइम पीरियड ये 2 सेकेंड है, मतलब इसको ये 5 ऑसिलेशंस करने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड लगे। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 5 ऑसिलेशंस इन 2 सेकेंड्स। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5/2 हर्ट्ज, यानी कि 5 ऑसिलेशन इन 2 सेकेंड्स, यानी कि 2.5 ऑसिलेशन पर सेकेंड, ठीक। यहीं से हमारे पास टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप आ जाता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी, दोनों एक ही बात है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास इनका ये फॉर्मूला आता है कि टी एफ इज इक्वल टू 1/t, टी इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अच्छा, हम लोग फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड का एक और फार्मूला मतलब पहले कर चुके हैं, जब हम लोगों ने पेंडुलम 9th क्लास में पढ़ा था। क्या किया था, टी इज इक्वल टू 2π रूट के अंदर L/g, ठीक। और हम लोगों ने अभी क्या किया कि t इज इक्वल टू 1/f, या फिर f इज इक्वल टू 1/t, ठीक। तो अगर मैं दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/t इज इक्वल टू 1/2π रूट के अंदर g/L हो जाएगा। और इसी को मैं फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी निकालने का एक और फॉर्मूला आ गया, f इज इक्वल टू 1/2π रूट के अंदर g/L, g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, L यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, 2π तो कांस्टेंट है, या 1/2π भी एक 1/2π ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी यार, इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं ये जो हमें देखने को मिलेंगे, सब के सब हमें कहाँ दिखेंगे, सब के सब हमें सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि बाकी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर रेजिस्टिव फोर्सेस ना हों। जितनी ज़्यादा रेजिस्टिव फोर्सेस उतना वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अच्छा, जैसे इसमें बुक में कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिए हुए हैं, वो तो आप पढ़ सकते हो, इसमें कुछ मुश्किल है नहीं। जैसे एक लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग वाला एग्जांपल दिया है,
ये आपकी कोई स्प्रिंग है, इससे आपने कोई लोड सस्पेंड कर दिया, m मास का लोड है सपोज कर लो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसको अगर मैं ऐसे खींच दूँ, इसको अगर मैं ऐसे पुल करूँ, पुल करके छोड़ दूँ, तो ये बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा। उस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होने की भी तो कुछ फ्रीक्वेंसी होगी कि एक सेकंड में कितने बार ऊपर नीचे हो रहा है। वो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, अभी अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला करा 1/2 पाई रूट के अंदर g/l। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है g/l की जगह k/m हो जाता है। ठीक है, k क्या है यहाँ पर, k है हमारा कांस्टेंट, या कह लो स्प्रिंग कांस्टेंट है। k जो है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, और जो हमारे पास m है मास ऑफ द ब्लॉक जो हम लोगों ने यहाँ लगाया। तो k है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट, m है हमारे पास ये मास। अगर मैं इसको ऐसे नीचे की तरफ खींच के छोड़ दूं तो भी ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं इसको नीचे करके छोड़ दूं तो भी ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा, तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। या फिर अगर मैं इसको ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे कंप्रेस करके छोड़ दूं तो भी ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा, हम लोग उसकी भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमें एक चीज़ दी हुई है ये वाली, कि ये 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर हम लोगों ने एक स्ट्रिंग अटैच कर दी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ बीच से प्लग करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर बीच से प्लग करता हूँ बिल्कुल हाफ डिस्टेंस पे, यानी कि ये भी सपोज कर लो इसकी पूरे की लेंथ l है, तो ये डिस्टेंस भी l/2 है और ये डिस्टेंस भी l/2 है। ठीक है, इन दिस केस अगर मैं इसको यहाँ से प्लग करता हूँ तो क्या होगा, सोचो क्या होना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ से प्लग करके छोड़ूंगा ना तो इसमें कुछ वेव्स बनेंगी। ठीक है, कैसी वेव्स बनेंगी, कुछ इस टाइप की वेव्स बनेंगी। अब रुको, इसको थोड़ा अच्छे से बनाएं। ऐसी बनेंगी। ठीक है, अगर मैं इसको सेंटर से प्लग करता हूँ तो कुछ ऐसी वेव्स बनेंगी, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बनेंगी। ठीक है, अगर मैं इसको इसी स्ट्रिंग को यहाँ से प्लग करता हूँ कि ये l/3 है, मान लो l/3 है, l/4 है, कुछ ऐसा मान लो, तो यहाँ पर कैसा बनेगा, अब समझना इसको ध्यान से। यहाँ पर मैंने बीच में प्लग किया था तो एक ऐसे बड़ा सा बना। अच्छा, इसको अब मैं अगर यहाँ से प्लग करूँगा, यहाँ से अगर मैं इसको प्लग करता हूँ तो क्या होना चाहिए, सपोज कर लो ये l/4 है। ठीक, सपोज कर लो कि ये l/4 है। ठीक, अगर ये l/4 है तो यहाँ पर एक अजब सा फेनोमेना होगा। l/2 से किया तो ऐसे बना, l/4 से करूँगा तो यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा। वैसे यार ये सही नहीं है, 1 मिनट को, ये l/4 से अगर मैं इसको यहाँ से प्लग करता हूँ तो इसका जो वो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, ये क्या हुआ, अगर मैं इसको यहाँ से प्लग करूँगा ना तो इसमें कुछ ऐसी ऐसी वेव्स दिखाई देंगी, ऐसी। ठीक है, l/4 से। अगर मैं इसको l/6 से प्लग करता हूँ ना, अगर मैं इसको l/6 से प्लग करूँगा तो इसमें और कुछ ऐसी वेव्स दिखाई देंगी, कुछ ऐसा दिखाई देगा इसमें l/6 से प्लग करने में। देख रहे हो, l/2 से प्लग किया था तो एक दिखाई दे रहा था, l/4 से किया तो 2 दिख रहे हैं, l/6 से किया तो 3 दिख रहे हैं। इसमें देखो, अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ, अगर मैं इसकी वेवलेंथ देखना चाहूँ तो भैया इसकी वेवलेंथ क्या होगी, सोचो। इसकी वेवलेंथ जो है वो हाफ होगी, हाफ, या फिर l/2 कह लो, l/2 होगी। भाई बता रहा हूँ क्यों l/2 होगी। ठीक है, इसकी वेवलेंथ क्या होगी, इसकी वेवलेंथ l होगी। इसकी वेवलेंथ क्या होगी, इसकी वेवलेंथ 3l/2 होगी। अब देखो ऐसा क्यों, यहाँ पर अगर ये मेरे पास इतना दिया हुआ है, ठीक, मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करूँ तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, ऐसे आने का क्या मतलब है कि ये जो l डिस्टेंस है, ठीक है, और ये पूरी 2l है, ये पूरी डिस्टेंस 2l है। ठीक, नहीं वैसे ये थोड़ा गलत हो गया, ये l/2 नहीं होगा, ये 2l होगा, और ये जो है ये 2l/3 होगा। अभी देखो क्यों, देखो मैंने इसको यहाँ से पुल किया तो इसकी ये इतना यहाँ तक गई, ठीक है, फिर इतना आगे तक जाएगी। तो इसमें देखा जाए तो भैया 3 मीन प्लस 2 एक्सट्रीम अभी हम लोगों ने बात करी थी, तो इसमें 3 मीन कहाँ होगा, एक मीन ये हो गया, एक मीन ये हो गया, एक मीन ये हो गया। ठीक है, तो ये 3 मीन हुई, और इसमें 2 एक्सट्रीम कहाँ कहाँ होंगी, एक एक्सट्रीम ये हो गई, एक एक्सट्रीम ये हो गई। ठीक, अभी मैं देखो ये ऊपर नीचे जा रही ना, तो इसमें ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये वाला और ये वाला।
ठीक, ये दोनों इसके एम्पलीट्यूड हो जाएंगे। मैं इसमें सिर्फ इसकी एक साइड की बात कर रहा हूँ, सपोज कर लो नीचे वाली साइड है ही नहीं, ठीक है, अभी के लिए सपोज कर लो नीचे वाली साइड है ही नहीं, ठीक। अगर ये ऐसे ऊपर जाएगी तो ये ऐसे ऐसे करके जाएगी, अगर इसकी ये लेंथ L है तो ये लेंथ 2L हो जाएगी, ये प्लस ये 2L हो जाएगी। अगर ये L लेंथ है, इसमें इसका इतना गया, इसकी पूरी मतलब पूरा ऑसिलेशन क्या होता है, 3 मीन प्लस 2 एक्सट्रीम, ये एक मीन, ये 2 मीन, ये तीसरा मीन, ये एक एक्सट्रीम, ये 2 एक्सट्रीम, यानी कि इसका एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन यहाँ पर पूरा होगा, ठीक है। और वेवलेंथ क्या होती है यार, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस, वेवलेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कैलकुलेट होती है, वेवलेंथ इतनी लंबी होगी, ठीक है। तो वेवलेंथ जो है इसकी, वो मैं क्या कह सकता हूँ कि भैया इसकी वेवलेंथ इतनी लंबी, जो इसकी वेवलेंथ है वो कितनी 2L के बराबर है, L ये, तो इसकी वेवलेंथ कितनी है, 2L है। देखो यार वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ को मतलब ऐसे समझो कि वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ। देखो वेवलेंथ को ऐसे समझ लो, सपोज करो ये तुम्हारे पास दिया हुआ है ऐसे एक ग्राफ, ठीक है, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ है सपोज कर लो, ठीक है। इसमें क्या होगा, वेवलेंथ को या तो तुम कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, ये हो गई वेवलेंथ, या फिर तुम कह सकते हो क्रेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ, ये हो गई वेवलेंथ, या फिर तुम कह सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, यानी कि वन फुल ऑसिलेशन, ठीक है। ये जो है ये एक वेवलेंथ कह लो, ओके, या तो ये एक वेवलेंथ कह लो, या ये एक वेवलेंथ कह लो, या ये एक वेवलेंथ कह लो, तीनों एक ही चीज़ें हैं। क्यों एक चीज़ है, देखो इसको अगर मैं हाफ और हाफ में डिवाइड कर दूं, ठीक है, इसको अगर मैं हाफ और हाफ में डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये जो वेवलेंथ है इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें एक ये पूरा वाला पोर्शन आ रहा है, आधा ये पोर्शन आ रहा है, आधा ये पोर्शन आ रहा है, ठीक है। ये देखो ये आधा पोर्शन आ रहा है, ये पूरा पोर्शन आ रहा है, और ये आधा पोर्शन आ रहा है, ठीक है, यानी कि हाफ प्लस 1, टोटल कितना पोर्शन आ रहा है, 2 आ रहे हैं, ठीक है। टोटल इनको ऐड करने पे 2 आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, देखो इसमें ये वाला आधा आ रहा है, ये आधा आ रहा है, ये वाला इसमें पूरा आ रहा है, और इसमें ये वाला आधा आ रहा है, तो कितना हो गया, आधा आधा एक और एक 2, ठीक। या हम लोग सीधा सीधा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करें, इसमें कितना आ रहा है, इसमें ये एक पूरा आ रहा है, ये एक पूरा आ रहा है, एक और एक 2, ठीक। तो इसको हम लोग कह सकते हैं भैया 1 वेवलेंथ है, ठीक। तो वही चीज़ अगर मैं इसमें कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो इसमें ये एक पूरा आ रहा है, और ये इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये एक पूरा आ रहा है, ठीक है। तो एक वेवलेंथ इसकी इतनी हो गई, और ये डिस्टेंस कितनी है, अगर ये डिस्टेंस L है तो ये पूरी डिस्टेंस 2L हो जाएगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो मेरे पास बड़ा वाला था ना, ये बड़ा ही मतलब ये टॉपिक जो है 10th का है ही नहीं, ये चीज़ जो है 11th में आएगी, स्टैंडिंग वेव, सुपरपोजिशन, इस टाइप के कॉन्सेप्ट में आएगी, ठीक है, कि जब दो वेव्स आपस में कोलाइड करते तो वो ऐसा एक स्ट्रक्चर सा बनाती हैं। ये सब मतलब अभी तो बस बेसिक दिया जा रहा है, अभी अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा, और नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 11th का टॉपिक है। मैंने सोचा थोड़ा एलैबोरेट कर दें, क्योंकि मेरे को इसमें बहुत दिक्कत आई थी, ओके। तो ये जो है, ये जो ऐसी वाली वेव बनेगी, इसका या कह लो इसका, दोनों एक ही वेव तो हैं, मतलब दोनों एक ही टाइप की वेव तो हैं, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे आगे तक जाएगी 2L, या कह लो ये जो नीचे वाली है फ्रीक्वेंसी कह लो वेवलेंथ, ये जो है इसकी भी वेवलेंथ यहाँ आगे तक जाएगी, ये भी हो जाएगी 2L, या इसकी कह लो ये भी यहाँ से ये यहाँ तक जाएगी, ये भी हो जाएगी 2L। दोनों में से किसी एक को भी कंसिडर कर लो, तो ओवरऑल मैं इसकी कह सकता हूँ वेवलेंथ क्या है, 2L है। इसमें देखें तो भैया इसमें एक ये आ गया पूरा, एक ये आ गया पूरा, तो इसमें तो 2 तो यही हो गई, 2 हो गई पूरी, तो बस इतनी वेवलेंथ हो जाएगी। मतलब अगर मैं इस वाले को इरेज कर दूँ, इतना हिस्सा इरेज कर दूँ, ठीक है, मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास ये बचेगा, ये देखो ये हो गई, एक ये पूरा 2 हो गया। ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ L है, हेंस इस वाले की वेवलेंथ जो है वो L हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ 2L थी, इसकी L है। नीचे वाले की बात कर लेते हैं, इसमें क्या है, हमें सिर्फ इतनी सी डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास पूरा L है, पूरा L है, तो ये L/3 हो जाएगा, ये L/3 हो जाएगा, ये L/3 हो जाएगा। हमें इतनी डिस्टेंस चाहिए, तो ये कितनी हो जाएगी, 2L/3, ठीक। तो एक पूरा ये, एक पूरा ये, इसको नीचे वाले को, इसको वाले को इरेज कर दो, ठीक है। अब समझ में आ जाएगा, ये यहाँ से ये कितना, एक पूरा ये हो गया, एक पूरा ये हो गया, ये डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस है 2L/3, तो इसकी वेवलेंथ है 2L/3 हो जाएगी, ठीक। बुक में यही चीज़ फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी दी हुई है, अगर आप ध्यान से देखो तो बुक में ये चीज़ आपको ऐसे मिलेगी, ठीक है। तो इसको बुक में F से रिप्रेजेंट किया गया कि इसकी फ्रीक्वेंसी F है, इस वाले को 2F से रिप्रेजेंट किया गया कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2F है। मैंने पहले ही बता दिया क्यों 2F है, क्योंकि भैया टाइम पीरियड इसमें इतना लग रहा है और इसमें सिर्फ इतना ऑसिलेशन हुआ, तो इसकी अगर मैं F मान रहा हूँ, F है नहीं, F मान रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें टाइम पीरियड इतना है,
और अगर मैंने सिर्फ इतनी की फ्रीक्वेंसी को एफ माना है तो इसमें तो ऐसे ऐसे दो बार हो रहा है ना, एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक हो रहा था, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैंने एफ मान ली है इतने ही टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड दोनों का सेम है, ठीक है, ये टी टाइम है सपोज कर लो, ठीक है, इसी को मैं ग्राफ के फॉर्म में बताऊँ अगर, तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ तक, ठीक। अगर मैं इसको ऐसे कंसिडर करूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हो जाएगा टी, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, ये दो आ रहे हैं, ऐसे बड़े वाले दो आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे बड़े वाले दो आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2f मान लिया जाएगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2f। इसी तरीके से अगर मैं 3 वाले की बात करूं, अगर मैं 3 वाले की बात करूं तो यार चलो इधर बता लेते हैं, अगर मैं इसी तरीके से 3 वाले की बात करूं तो इसमें कैसे आ रहे हैं, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है। तो इतने ही टी में इसके 3 आ रहे हैं, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी 3f हो जाएगी, क्यों, क्योंकि टी इतना ही है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है। अगर इसका f मान है तो इसका ये 2f हो जाएगा, इसका 3f हो जाएगा, ठीक है। ये जो f है हमारे एजम्पशन पे बेस्ड है, अगर इसको हम लोग एजम्पशन ना करें और ग्राफ वाले फॉर्म पे देखें ना, तो ग्राफ में क्या होता है, ये जो सिर्फ इतना हिस्सा है ना हमारा, ये सिर्फ आधा ही ऑसिलेशन होता है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग ग्राफ के टर्म्स में, अगर ये जो मैं भी बता रहा हूँ नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अगर इसको हम लोग ग्राफ के टर्म्स में देखें ना, तो ये मेरे पास जो ऑसिलेशन है ये आधा ही ऑसिलेशन है, ठीक है। आधा ऑसिलेशन अगर टी टाइम ले रहा है तो पूरा ऑसिलेशन 2t टाइम लेगा, ठीक है। तो 2t के हिसाब से इसका f जो है वो कम होना चाहिए, लेकिन इसमें हम लोगों ने, क्योंकि इसका f सिर्फ एक आधे वाले का f, या कह लो आधे ऑसिलेशन वाला जो भी ऐसा ग्राफ है, अगर हम लोगों ने उसकी फ्रीक्वेंसी को उसको सिर्फ आधा ऑसिलेशन जिसका पूरा हो रहा है, अगर उस आधे ऑसिलेशन की टी टाइम वाली फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोगों ने एफ माना है, तो दो, अगर जिसमें 2 पूरे हो रहे हैं उसको हम लोग 2f मानेंगे, जिसमें 3 पूरे हो रहे हैं उसमें 3f मानेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसी तरीके से यही था हमारा कॉन्सेप्ट। ये बहुत, मतलब मेरे को तो बहुत मुश्किल लगा था, मेरे को स्टार्टिंग में समझ में ही नहीं आया था, बाद में पता चला कि 11th का पार्ट है इसलिए नहीं समझ में आया था, ठीक है। तो देख लो, ये जो जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल नोट, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल नोट, प्रिंसिपल नोट। जिसकी फ्रीक्वेंसी 2f होती है उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट सब्सिडरी, क्या कहते हैं, फर्स्ट सब्सिडरी। और जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 3f, यानी कि जिसमें ऐसे वाला, ऐसा वाला, ठीक है, इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेकंड सब्सिडरी। ये फर्स्ट सब्सिडरी था, ये सेकंड सब्सिडरी है, ठीक, दैट इज इट, बस ये खत्म होता है। इसमें थोड़े बहुत एग्जाम्पल दिए, वो पढ़ लेना, एक दो याद कर लेना, या ज़्यादा 3 याद कर लेना, एग्जाम में ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक। अच्छा, अब देखो नेचर ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन, जैसा कि इसमें ग्राफ बना हुआ है हमारी बुक में, वही ग्राफ बना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, जो डिस्प्लेसमेंट या कह लो एम्पलीट्यूड टाइम ग्राफ जो यही बना हुआ है कि जो हमेशा कांस्टेंट रहे, जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कम ना हो, बराबर चलता जाए, ठीक है। ये क्या होता है, ये होती है आपकी नेचुरल वाइब्रेशन, ठीक। अब हम लोग अगर बात करें डैम्प्ड वाइब्रेशन की, तो डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है यार, डैम्प्ड वाइब्रेशन, कोई बॉडी, सपोज कर लो ये हम लोग अपना पेंडुलम वाला अगर एग्जांपल लें, अगर इसी पेंडुलम को मैं कमरे में या नॉर्मल किसी कंडीशन, जैसे अपने घर पे, कमरे में, छत पे, कहीं पर भी अगर मैं इसको ऑसिलेट करा दूँ, तो वहाँ पर मेरे को पता है कि वहाँ पर जो है आपका वो होंगे, क्या कहते हैं, रेजिस्टिव फोर्सेस, यानी कि फ्रिक्शन होगा। तो मेरे को क्या पता है कि ये रुकेगा भी थोड़ी देर में, क्योंकि अगर रेजिस्टिव फोर्स है तो ये थोड़ी देर में रुकेगा, ठीक। तो पहले इसका यहाँ तक गया था, ठीक है, यहाँ तक आया था, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया। इसमें क्या होगा, सपोज कर लो मैंने इसको यहाँ से छोड़ा, यहाँ तक आया, फिर 4 5 6 7 10 15 ऑसिलेशन के बाद ये यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ तक आ गया, फिर थोड़ी देर बाद और यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ तक आ गया, फिर थोड़ी देर में रेस्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, पहले एम्पलीट्यूड जो है ये हमारा मेन वाला था, ठीक है, ये मेन वाला था, पहले एम्पलीट्यूड इतना था, इस साइड भी इतना ही था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, इतना हो गया, यानी कि देखो एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, इस बात को दिमाग में रखना, एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, ठीक है। अब इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। तो डैम्प्ड वाइब्रेशन यही होती है, द पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी, ठीक है, ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, जिसकी एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रही है। और क्यों डिक्रीज हो रही है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेज। अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बनेगा, छोड़ो,
कुछ ऐसा गिरता हुआ टाइम ग्राफ बनेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोले तो। अभी देखना, मतलब ऐसे कम होता हुआ बनेगा, ठीक है। पहले एम्पलीट्यूड ज़्यादा, ये एकदम से कम कर दिया, इतने कम नहीं करने चाहिए थे, मतलब पहले ज़्यादा फिर थोड़े से कम, तो थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। पहले ज़्यादा थे, फिर थोड़े कम हुए, फिर और कम हुए, फिर और कम हो गए, फिर जो बचे कुचे थे वो भी कम हो गए, फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वही चीज़ हो रही है कि एम्पलीट्यूड पहले ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ। यही चीज़ मैंने कहा था ना, इसको ध्यान में रखना, इसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा। ये वही है इसका एम्पलीट्यूड टाइम ग्राफ। ये यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड चल रहा है, यहाँ पर इसका टाइम चल रहा है, चलो यहाँ पर इसका टाइम चल रहा है ऐसे। अब आइए बात समझ में, एम्पलीट्यूड टाइम ग्राफ इसका, इसका एग्जाम्पल जैसे आपने कमरे में अपना पेंडुलम ऑसिलेट करा दिया, ठीक है। या फिर ट्यूनिंग फॉक एक चीज़ आती है, कुछ ऐसा एक ट्यूनिंग फॉक होता है, ठीक है। मेरे पास है नहीं तो मैं ज़रूर दिखाता। ट्यूनिंग फॉक कुछ ऐसा होता है, देखो आप इसको हिट करते हो, इसके लिए एक रबर पैड स्पेशली आता है इसको हिट करने के लिए। तो जब आप इसको हिट करते हो ना, अगर आप इसको वैक्यूम में हिट करो तो ये चलता रहेगा। इसकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है जो इसमें, मतलब ट्यूनिंग फॉक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, वो ट्यूनिंग फॉक पे लिखी होती है, 512 हर्ट्ज, 256 हर्ट्ज। ट्यूनिंग फॉक की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है उस पर लिखी रहती है, ठीक है। तो अगर आप इसको इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सॉरी आप इसको जब मारोगे, अगर आप वैक्यूम में इसको हिट करते हो तो ये हमेशा अपनी मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मान लो इसकी 512 हर्ट्ज है तो ये 512 हर्ट्ज से ही वाइब्रेट करेगा, ठीक है। अगर आप वैक्यूम में कर रहे हो, क्योंकि हम लोगों ने अभी नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन वाली चीज़ पढ़ी, ठीक है। तो अगर आप इसको वैक्यूम में हिट करते हो तो ये 512 हर्ट्ज से चलेगा और हमेशा 512 हर्ट्ज से चलता रहेगा इन्फिनिट टाइम तक, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ इसका जो भी एम्पलीट्यूड होगा, इसके टोंग्स, या इसको टोंग कहते हैं शायद, प्रोंग कहते हैं इसको, प्रोंग कहते हैं शायद, ये जिसके दोनों होते हैं, ठीक है। वो अगर ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं ना, इनका एम्पलीट्यूड अगर इतना इतना है, इस साइड इतना, इस साइड इतना, मान लो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो इसका एम्पलीट्यूड फॉर एवर एक्स ही रहेगा। दिस एम्पलीट्यूड इज़ नॉट गोना चेंज, ठीक। और अगर इसी चीज़ को आप अपने कमरे में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर रेजिस्टिव फोर्सेज हो, ड्रैग हो, वैक्यूम नहीं हो, फ्रिक्शन वगैरह हो, तो मान लो इसकी 512 हर्ट्ज नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, पहले 512 पे करेगा, फिर धीरे से इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती जाती है। पहले 512 पे, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 512 है तो मतलब, सॉरी गलत बोल गया, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी रहेगी, ठीक है। आपने इसको हिट किया, ये वाइब्रेट 512 पे करेगा, फिर एकदम से रुक जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, फिर ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो नहीं, 512, फिर थोड़ा कम आएगा, एक स्पेसिफिक वैल्यू पे ही कम आएगा। सपोज कर लो 512 के बाद 140 हो गया, फिर बिल्कुल ज़ीरो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये वाइब्रेट मैक्सिमम टाइम के लिए 512 करेगा। जब इसमें इतनी ताकत नहीं रहेगी कि 512 से वाइब्रेट करो तो फिर भी 140 हो जाएगा, ठीक है, एकदम से खत्म हो जाएगा। 140 कह रहा हूँ, सॉरी 140 नहीं, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। 512 है, जब तक ताकत थी तब तक वाइब्रेट किया, जब इसकी ताकत खत्म हो गई तो एकदम से फिर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि इसका एम्पलीट्यूड, मान लो ये एक्स है, ये एक्स है, पहले एक्स रहेगा, फिर सपोज कर लो 1-1.5 सेकेंड 2 सेकेंड बाद एक्स से कम हो जाएगा, लेस देन एक्स, ठीक है। फिर और ज़्यादा एक्स से कम हो जाएगा, फिर और ज़्यादा एक्स से कम हो जाएगा, फिर एक पॉइंट पे बिल्कुल ज़ीरो ही हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है डैम्प्ड वाइब्रेशन वाली चीज़, ठीक है। आई होप यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके बाद आती है फोर्स्ड वाइब्रेशन, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी में एक रेजोनेंस वाली चीज़ भी होती है, ठीक है। तो फोर्स्ड वाइब्रेशन इसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, और सबसे अच्छे क्वेश्चंस भी इसी से बनते हैं। अच्छे वाले जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी इससे अच्छे ही आते हैं, ठीक है। एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाता है, ठीक। तो ये फोर्स्ड वाइब्रेशन वाली जो चीज़ है ये हम लोग कल करेंगे, कल मतलब कल इन द सेंस अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो अब इसको ख़त्म करने से पहले बुक में जो डिफरेंसेस दिए ज़रा सा वो देख लेते हैं। देखो, द एम्पलीट्यूड ऑफ नेचुरल वाइब्रेशंस रिमेन कांस्टेंट एंड द वाइब्रेशन कंटिन्यू फॉर एवर, वही इन्फिनिटी तक चलेंगे और इनका ग्राफ हमेशा ऐसा रहेगा, ठीक है। दूसरी, देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी इन नेचुरल वाइब्रेशन, ये चीज़ मैंने नहीं बताई कि इनमें लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता। क्यों लॉस ऑफ एनर्जी होगा, क्यों, ये बताओ। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट चेंज इट्स फॉर्म, ठीक है। तो क्या होता है जब हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, सपोज कर लो ये हमारा ट्यूनिंग फॉक है, ठीक है। जब ये एयर में वाइब्रेट करे या कमरे में वाइब्रेट करे तो क्या होता है कि इसके अगल बगल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी एनर्जी होती है ना, हिलता है जिसकी वजह से ये,
उससे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये उनमें अपनी एनर्जी पास करते हैं, मतलब ये हिल रहा है, मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है या कह लो वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो इन अगल बगल के मॉलिक्यूल्स को दे देता है और ये अगल बगल के मॉलिक्यूल्स मोशन में आ जाते हैं, ठीक है, ये वाइब्रेट करने लगते हैं। इसकी काइनेटिक एनर्जी या इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी इनको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाती है, ठीक है। और ये वाइब्रेट करेंगे तो तभी तो हम लोगों को चीज़ें सुनाई देती हैं, आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। तो ये वाइब्रेट करेंगे रेयर कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन से हमें आवाज़ सुनाई देगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी लॉस हुई, इसकी एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स पे आई और इन मॉलिक्यूल से फिर ट्रैवल करते करते हम तक पहुँची, हमें आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है, अगर ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में है तो। लेकिन अगर हम लोग वैक्यूम में है तो ये वाइब्रेट करेगा, इससे एनर्जी कोई लेने के लिए है ही नहीं, तो लॉस ऑफ एनर्जी ही नहीं होगा। लॉस ऑफ एनर्जी अगर नहीं होगा तो हमेशा के लिए वाइब्रेट करता रहेगा। लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को भी ये ब्रेक नहीं करेगा, वायलेट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, ये थी मतलब एक सिंपल सी चीज़ थी, आ गई होगी समझ में। लेकिन एक चीज़ है कि वैक्यूम में ये जो है वाइब्रेट तो करेगा लेकिन हमें इसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि साउंड को चाहिए मीडियम, क्योंकि मैकेनिकल वेव है, लेकिन वैक्यूम में कोई मीडियम होगा ही नहीं, ठीक है। अगली चीज़, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द वाइब्रेटिंग बॉडी, ये तो हम लोगों ने बात कर ही ली। द वाइब्रेशंस आर ओनली अंडर रिस्टोरिंग फोर्सेज, मतलब ये अंदर बाहर वाली फोर्सेज पे ही डिपेंड करता है पूरा का पूरा वाइब्रेशन, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी एंड इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यही तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है कि ये जो है बॉडी जैसी बनी है उस पर डिपेंड करता है और ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक। इस बुक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग होगी, इस बोर्ड की अलग होगी, बोर्ड के नीचे जो टेबल रखी उसकी अलग होगी। यही एक्सपेरिमेंट मैं करना चाहता था लेकिन टाइम भी नहीं है और फोर्स्ड वाइब्रेशन में कम से कम आधा घंटा 40 मिनट लगेगा, तो उसको इस वीडियो में करना फिर सही नहीं रहेगा, आप लोग बोर भी हो जाओगे। ऐसे ही 35-36 मिनट 34 सेकेंड का वीडियो हो ही गया है, 40 मिनट अगर और ऐड कर लो तो 70 मिनट, यहीं करीब 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 20 मिनट, आप बोर हो जाओगे, ठीक है। तो उसको अगले वीडियो में रखते हैं, ठीक। फिर अगली चीज़ क्या कह रहा है हमसे, अगली चीज़ हमसे कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड ऑन द साइज एंड, अच्छा ये तो पढ़ लिया, एंड इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, हाँ ये तो हो गया। डैम्प्ड वाइब्रेशन देखते हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीजेज विद टाइम एंड अल्टीमेटली द वाइब्रेशन सीज, वही इसका ग्राफ ऐसे फिर छोटा और छोटा 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 खत्म, ठीक। इन ईच वाइब्रेशन देर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी, अभी हम लोगों ने बात करी कि ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो इसमें जो भी एनर्जी थी इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी वो इन पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे देगा, ठीक है। और वही जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे तो वो उसी काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज करेंगे, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होगा। अच्छा, भी इसकी बात करते हैं, इस पॉइंट को भी दिमाग में रखना, भी दोबारा समझाते हैं, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, इन एडिशन टू द रिस्टोरिंग फोर्सेज अ फ्रिक्शनल फोर्स और डैम्पिंग फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, यही कि इसमें ये अंदर बाहर होने वाली फोर्स तो एक्ट करेगी लेकिन जो सराउंडिंग की रेजिस्टिव फोर्स, जैसा कि हम लोगों ने बात करा फ्रिक्शन और ड्रैग वगैरह, वो भी इस पर एक्ट करेगा डैम्प्ड वाइब्रेशन में, इसीलिए इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता है और रुक जाता है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लेस दैन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, द डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है इसकी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी फिर एकदम से जीरो हो जाएगी, ठीक है। सपोज कर लो कि ये कोई ट्यूनिंग फॉक है 540 हर्ट्ज़ का, सॉरी 512 हर्ट्ज़ का मान लो, ठीक है। तो ये वाइब्रेट करेगा फिर ये सीज होकर 0 हर्ट्ज़ हो जाएगी, मतलब रुक जाएगा इसका वाइब्रेशन। अब ये डिपेंड करता है रेजिस्टिव फोर्सेस पे कि कितनी जल्दी रुकेगा। अगर रेजिस्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं तो ज़्यादा जल्दी रुकेगा, रेजिस्टिव फोर्सेस कम है तो एकदम से रुक जाएगा, सॉरी हाँ सही बोल रहा था, सॉरी। अगर रेजिस्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं तो ये जल्दी रुक जाएगा और रेजिस्टिव फोर्सेस कम है तो देर तक वाइब्रेट करने के बाद फिर रुकेगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। सपोज कर लो ये हमारे पास कोई ट्यूनिंग फॉक है, ठीक। हम लोग जानते हैं कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में होती है तो फ्रिक्शन उसको अपोज करता है और फ्रिक्शन इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी उससे लेता है। जैसे सपोज कर लो कि आप अपने हैंड्स को ऐसे रब करो, ठीक है। आप यहाँ पर मोशन कर रहे हो तो इस मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन लग रहा है और अगर आप इसको थोड़ी देर तक ऐसे रब करते रहो फिर अपने गालों पे लगाओ तो आपको गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस हुई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन जो है हीट तो ले ही रहा है लेकिन वो हीट डायरेक्टली फॉर्म नहीं हो रही, ये पहले इसकी जो क्या कहते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी थी वो इनमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जा रही है, फिर इनसे जो है हीट निकल रही है, या कह लो इनके मूवमेंट से भी हीट निकल रही कह लो कि, या फिर ये ऐसे समझ सकते हो कि ये जो इसके प्रॉन्ग्स हैं ये ऐसे वाइब्रेट करेंगे तो ये बार बार जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे कोलाइड करेंगे और मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे अगर बार बार तो मॉलिक्यूल से कोलाइड कर करके इनकी स्पीड धीमी हो जाएगी और मॉलिक्यूल से कोलाइड करने की वजह से फ्रिक्शन पैदा होगा, उस फ्रिक्शन से हीट निकलेगी। आप इस लॉस ऑफ एनर्जी को ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है।
सो विद दिस लेट अस एंड दिस वीडियो हियर, ठीक है। अगले वाले हम लोग फोर्स्ड वाइब्रेशन के बारे में बात करेंगे, रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे और ये चैप्टर वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, गुड बाय, थैंक यू। और एक चीज़ कुछ छूट रही है, पता नहीं क्या छूट रहा है, हाँ टेक केयर छूट रहा था, चलो ठीक है। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।